नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट फंगल पैथोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इनके लाइफ साइकिल और इन्फेक्शन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लांट फंगल पैथोजेंस हैं, ये क्रॉप प्लांट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनके कंट्रोल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फंगल पैथोजेंस, देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लाइफ साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, कॉमन सिम्टम्स, देन देयर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। प्लांट फंगल पैथोजेंस क्या होते हैं? वो फंजाई जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं वो प्लांट फंगल पैथोजेंस कहलाए। अब ये डिजीज कैसे कॉज होंगी? जाहिर सी बात है, ये इन फंजाई को एनी हाउ प्लांट टिश्यू के अंदर तो एंटर करना होगा और वहां इन्फेक्शन फैलाना होगा। इन्फेक्शन हमें बाहर से कैसे दिखेगा? कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे लीफ स्पॉट, ब्लाइट, विल्ट, रॉट। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो प्लांट के बाहर दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, इस प्लांट में कोई ना कोई डिजीज हो गई है। अब वो कौन से फंजाई हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं? तो जनरली फंजाई जो एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ओमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं, वो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वाइड रेंज ऑफ क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें इन्फेक्शन फैलने की, तो ये इन्फेक्शन फैलते कैसे हैं? तो प्लांट में जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एनीहाउ पहुंचते हैं। अब ये स्पोर्स चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, जिस भी मीन से प्रोड्यूस हुए हों, ये न्यू प्लांट्स पे पहुंचेंगे, हेल्दी प्लांट्स पे पहुंचते हैं और वहां पे ये पेनिट्रेट करेंगे प्लांट टिश्यू में। पेनिट्रेशन कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे या टॉक्सिन सिक्रीट करेंगे, जो कि प्लांट टिश्यू में पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। कैसे? प्लांट सेल वॉल को डैमेज करके। और वहां जब ये पहुंच जाएंगे तब वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और फंगल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो फंगल पैथोजेंस हैं, प्लांट फंगल पैथोजेंस, ये क्रॉप प्लांट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अफेक्ट हो रहा है। तो किस तरीके से अफेक्ट होता है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सबसे मेजर है क्रॉप लॉस। अगर किसी फील्ड में फंगल इन्फेक्शन फैल गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो ओवरऑल यील्ड होगी वो काफी कम हो जाएगी। और इस यील्ड के कम होने से क्या असर पड़ सकता है? अब प्रोडक्शन तो किसी पॉपुलेशन को माइंड में रख के किया जा रहा है कि भाई ये पॉपुलेशन की डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, इट मीन्स कि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट, उसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ गई। प्राइस बढ़ने का मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है इन इन्फेक्शंस का। ना, अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें, किसी फील्ड में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा था और अब वहां पे हमको कोई दूसरी क्रॉप लगानी है, तो भी फार्मर्स को क्या करना होगा? वहां की जो इन्फेक्टेड सॉइल है उसको ट्रीट करना होगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है वो फंजीसाइड यूज करें या फिर रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज यूज करें, जो कि जाहिर सी बात है नॉर्मल जो क्रॉप सीड्स होंगे उनसे महंगे मिलेंगे। देन अदर मैनेजमेंट कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरे उपाय देखें। इन सब से होगा क्या? अल्टीमेटली जो इनपुट कॉस्ट है वो आपकी बढ़ेगी।
इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो आपका आउटपुट प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो भी अफेक्ट होगी। और ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारी अफेक्ट होती है इन फंगल इन्फेक्शन से। तो इस वजह से फंगल जो पैथोजेंस हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पैथोजन के बारे में नहीं जानेंगे हम उनके क्योर को किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए फंगल जो पैथोजेंस हैं उनको देखते हैं, उनकी लाइफ साइकिल की किस तरीके से वो स्प्रेड होते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स चाहे सेक्सुअली बने हों या एसेक्सुअल मोड से बने हों, वो स्पोर्स वाया विंड, वाया वाटर, वाया इंसेक्ट किसी भी तरीके से नए प्लांट तक पहुंचेंगे। नया प्लांट कह लीजिए या हेल्दी प्लांट तक पहुंचे। नए प्लांट पे पहुंच के वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन कब होगा, जब भी उनको सुटेबल कंडीशन मिले। सुटेबल कंडीशन क्या होंगी, मॉइस्चर की हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है, अदर रिक्वायरमेंट। सुटेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो जर्म ट्यूब के थ्रू प्लांट के जो होस्ट प्लांट होगा उसके टिश्यू में पेनिट्रेट करेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करेंगे। अब इसका असर क्या होगा, मतलब फंगस जो है जो होस्ट प्लांट है उसमें कॉलोनाइज करना चाहेगा। इस उसमें वो फंजाई जनरली कई तरह के एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि होस्ट से उनके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं। और इन एंजाइम के थ्रू होस्ट में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा वो उसको अपने अकॉर्डिंग डिसॉल्व करेंगे और यूज करेंगे और फंगस अपनी ग्रो करते हैं। और इसी तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। देन अल्टीमेटली जब फंजाई वहां पे ग्रो कर रहे हैं और मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योर फंजाई में फिर से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा और वो फिर से स्पोर्स बनाएंगे। और ये स्पोर्स फिर से जो डिफरेंट मोड्स हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या इंसेक्ट और अदर मोड से ट्रांसपोर्ट होंगे और नए प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की पेनिट्रेशन की, तो और कौन से मैकेनिज्म हो गए इन्फेक्शन के। तो सबसे पहली चीज तो आती है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, कि फंगल स्पोर्स जब भी प्लांट सरफेस पे पहुंचेंगे तो वहां पे सबसे पहले तो वो अटैच होंगे किसी न किसी तरीके से या स्पेशल स्ट्रक्चर के तरीके से, और देन प्लांट टिश्यू में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब इस कोशिश में क्या हेल्पफुल रहेगा, जो फंजाई हैं वो डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंजाइम कौन कौन से हो गए, सेलुलेज है, पैक्टिनेज है, प्रोटीज है। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होगी, कहीं पैक्टिन होगा या प्रोटीन कंटेंट होंगे, तो उनको ये ब्रेक डाउन कर देंगे। उनको ब्रेक डाउन कर देने का मतलब क्या है कि सेल वॉल लूज हो गई, लूज हो गई तो एंट्री आसान हो गई, दैट फैसिलिटेट द एंट्री, और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी इजी हो जाता है। इसके अलावा फंजाई क्या करते हैं, एंजाइम्स के अलावा वो कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या काम होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो प्लांट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस कर देगा। अब इम्यून रिस्पॉन्स अगर सप्रेस हो गया तो जो फंजाई प्लांट टिश्यू में स्टैब्लिश होना चाहेगा वो वाला काम आसानी से हो जाता है। कॉलोनाइजेशन स्टेप इजी हो गया। कॉलोनाइजेशन स्टेप इजी हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो फिर होस्ट टिश्यू में अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर पाएंगे। जब स्प्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं। वो सिम्टम्स कौन से होते हैं और डिजीज कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं। लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट, रस्ट, सॉरी स्मट, ब्लैक स्पॉट,
रस्ट एंड विल्ट। ये आपके कुछ सिम्टम्स एंड डिजीजेस हो गए जो कि हमें जनरली प्लांट में बाहर से दिखाई देते हैं। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लाइट। इसमें रैपिड टिश्यू डेथ देखने को मिलती है। लार्ज ब्राउन और ब्लैक एरियाज देखने को मिलते हैं लीफ में, स्टेम में या फ्रूट में, और ये जनरली फंगल स्पोर्स के थ्रू फैलते हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें इस डिजीज में, तो लेट ब्लाइट विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और ये पोटैटो और टोमेटोज की जो क्रॉप होती हैं उनमें जनरली देखने को मिलते हैं, लीडिंग टू लार्ज डार्क लेसन ऑन लीव एंड स्टेम, ऑफन किलिंग द प्लांट रैपिडली, और इसमें प्लांट की डेथ बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलती है। ये था आपका लेट ब्लाइट। इसी तरीके से एक होता है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी and affect the tomato and potato crops, resulting in concentric ring। यहाँ पे concentric ring देखने को मिलेगी लीफ में। अगर इसको देखेंगे तो ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। रिंग ऑफ नेक्रोसिस ऑन लीफ, स्टेम एंड फ्रूट्स। इसके अलावा southern corn leaf blight which is caused by Bipolus medius lead to elongated brown lesion on corn leaf, कॉर्न में देखने को मिलता है। और एक और ब्लाइट होता है फायर ब्लाइट, लेकिन वो बैक्टीरियल डिजीज होती है प्लांट में, और एप्पल और पियर ट्रीज में देखने को मिलती है। ब्लाइट के बाद हम लोग देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। Powdery mildew is a common fungal disease affecting wide range of plant, including crop like cucumber, grape and roses। अब इसमें अगर हम causing agent देखें तो causing agent कौन कौन से हो गए? Various species of fungal genera, Erisifi, Podosphaeri, Libellula, ये कुछ कॉमन स्पीशीज हैं जिनसे कि पाउडरी मिल्ड्यू होता है। और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय ओडियम मैंगीफेरी एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय प्लूमेरिया ग्रैविनिस। ये व्हीट, इन्फेक्टेड व्हीट की इमेज है और ये इन्फेक्टेड मैंगो लीव्स की इमेज है। इनके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या आएगा? वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जैसे कि इमेज में भी देखने को मिल रहा है। वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट। इन्फेक्टेड एरिया में बिकम येलो और ड्राई आउट। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि ये डिजीज बहुत आसानी से फैल सकती है? तो इन वार्म ड्राई क्लाइमेट विद हाई ह्यूमिडिटी एट नाइट, ये फेवरेबल कंडीशंस हुई जिसमें कि स्पोर आसानी से जर्मिनेट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। ओवरऑल देखने में क्या मिलेगा? ओवरऑल इट रिड्यूसेस द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि प्लांट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। प्लांट की स्ट्रेंथ कम हुई तो फ्रूट क्वालिटी कम हो जाएगी, मतलब कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यील्ड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल विल्ट का। Wilt is a condition in plant where there is a blockage in the water flow of plant vascular system। प्लांट वेस्कुलर सिस्टम अब ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से वाटर या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये भी फंगल स्पोर्स से होती है, सॉइल के थ्रू स्प्रेड होती है। और कॉमन अगर देखें तो फ्यूजेरियम विल्ट caused by Fusarium oxysporium affects the crop like tomatoes, banana और cucumber। इसी तरीके से एक और है Verticillium wilt which is caused by
Verticillium delhi and Verticillium alboatrum affect a wide range of plants, including vegetable, fruits, and trees. अब अगर इस डिजीज के सिम्टम की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई देंगे, तो विल्टिंग सबसे पहला सिम्टम हो गया। विल्टिंग मीन्स सडन ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, मीन्स प्लांट के पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी है लेकिन उसकी लीव्स ड्रूप कर रही हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट का जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट, येलोइंग ऑफ लीफ, leaf turn yellow starting from the lower part of plant. Yellowing of leaf देखने को मिलेगी, लोअर पार्ट से स्टार्ट होगा। देन वेस्कुलर डिस्कलरेशन, अगर स्टेम को कट करके देखें तो उसमें ब्राउन स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी इनर साइड में। इट मीन्स कि ये जो इन्फेक्शन है ये प्लांट के जाइलम सिस्टम तक स्प्रेड किया हुआ है। अब अगर इसी में हम इसके मैनेजमेंट की बात करें कि इस डिजीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्रॉप रोटेशन या फिर यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रस्ट। रस्ट जनरली जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उसमें देखने को मिलता है। कॉजिंग एजेंट की बात करें तो पक्सीनिया, like Puccinia graminis causes wheat stem rust. Puccinia striformis causes wheat stripe rust. और यूरोमाइसिस स्पीशीज के जो फंगस हैं वो बीन्स को और लेग्यूम को अफेक्ट करते हैं, उसमें रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। अब रस्ट के सिम्टम्स कौन से हो गए, तो जाहिर सी बात है रस्टी पस्ट्यूल्स, इसमें स्मॉल ऑरेंज और येलो कलर के स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स जो हैं वो लीफ पे, स्टेम पे और फ्रूट्स पे देखने को मिलते हैं, और इन्हीं में स्पोर्स जनरेट होते हैं रस्ट कलर के, और वो स्पोर स्प्रेड करते हैं इस डिजीज को दूसरे प्लांट्स में। और जब इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा, जाहिर सी बात है हेविली इन्फेक्टेड लीफ टर्न येलो, ड्राई आउट और इवेंचुअली फॉल ऑफ। और इस डिजीज के भी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रेटजीज क्या आएंगी, या तो आप रेजिस्टेंट वेराइटी की क्रॉप जो है उसको यूज करो, या फिर क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करो। अब देखते हैं लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट में क्या है कि आपको लीफ पे जनरली लेसन्स दिखाई देते हैं, और ये कौन कौन से फंगल एजेंट से हो सकते हैं, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा एंड सेप्टोरिया, ये कुछ फंगल स्पीशीज हैं जिनके थ्रू लीफ स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल स्ट्रेन से भी लीफ स्पॉट्स होते हैं। अब इनके अगर हम सिम्टम की बात करें तो इस सिम्टम्स में लेसन्स देखने को मिलेंगे। लेसन्स क्या हो गए, स्मॉल राउंड इरेगुलर पैचेस हो गए लीफ के ऊपर, जनरली ये येलो कलर के होते हैं या फिर लाइट कलर्ड हेलो, मतलब स्पॉट के चारों तरफ लाइट कलर का देखिए एक रीजन आपको दिख रहा होगा। देन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाती है, और वो हिस्से जहां जहां ये टिश्यू की डेथ होगी वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट के तरीके से दिखाई देते हैं। एंड लीफ ड्रॉप, ये कुछ सिम्टम्स हो गए इस डिजीज के। ओवरऑल अगर इसका हम इम्पैक्ट देखें तो क्योंकि
लीफ का कलर चेंज हो रहा है, मीन्स फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी। फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी तो इसका क्या होगा, प्लांट की स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ कम होने से ओवरऑल यील्ड कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि किस तरीके से इन डिजीज को मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के थ्रू जो सॉइल बॉर्न फंगल पैथोजेंस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन की टेंडेंसी कम हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन है रेजिस्टेंट वेराइटीज, कि प्लांट्स की रेजिस्टेंट वेराइटी को अगर हम यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनसे भी इन्फेक्शंस को कम किया जा सकता है। देन बात आती है सैनिटेशन की, कि प्लांट जो फील्ड है, जिस फील्ड में क्रॉप ग्रो की गई है वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन हो, और जो भी इंफेक्टेड प्लांट्स हों या प्लांट पार्ट्स हों उनको वहां से हम रिमूव करते चलें। देन प्रॉपर स्पेसिंग, कि जब जिस वक्त आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे देखें कि दो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बेहतर हो, और रिड्यूसिंग इट रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी and around the foliage and minimizing the condition which are favorable for fungi। तो फंगल ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो जब कम हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन की रेट भी कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे बायोलॉजिकल मीन्स हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं फंगल पैथोजन के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पर्टिकुलरली माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये मेथड क्या हुए, इको फ्रेंडली मेथड हुए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल फंजीसाइड्स आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो केमिकल फंजीसाइड्स के ड्रॉबैक थे वो नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि की मैकेनिज्म। अगर हम केमिकल फंजीसाइड्स के मैकेनिज्म अलग हो सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन दूसरा होगा, क्योंकि वो केमिकल एंटिटी हैं, और यहाँ पे लाइफ माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं, तो उनके मोड ऑफ एक्शन में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस मीन्स सर्टेन बायोकंट्रोल एजेंट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स और some toxic metabolite that inhibits fungal growth। मीन्स ये कोई ना कोई ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कि फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। फंगस के लिए वो टॉक्सिक होगा। एग्जाम्पल में बैसिलस एंड स्यूडोमोनास के स्ट्रेन्स जो हैं वो एंटीफंगल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्लांट फंगल पैथोजेंस जो हुए उनके अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, कंपटीशन। कंपटीशन में जो बेनिफिशियरी माइक्रोब्स होते हैं, हो सकता है उनका ग्रोथ रेट ज्यादा हो, फास्ट हो, फास्ट ग्रोइंग माइक्रोब्स होंगे, और फंगस जो है फंगल पैथोजन है वो स्लो ग्रोइंग हुए। तो जो फास्ट ग्रोइंग होंगे वो रैपिडली ग्रो कर जाएंगे और वहां का न्यूट्रिशन उस तरीके से यूज करेंगे, तो स्लो ग्रोइंग माइक्रोब्स को वो रिमूव कर सकते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर ऑफनली यूज फॉर दिस वे। आपने मार्केट में देखा होगा ट्राइकोडर्मा के बायो फर्टिलाइजर में भी यूज किए जाते हैं, इवन पेस्टिसाइड में भी ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है। देन आता है पैरासिटिज्म। सम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स डायरेक्टली पैरासिटाइज ऑन फंगल पैथोजेंस। मतलब ये वो लाइव माइक्रोब्स हैं जो
फंजाई के ऊपर एज अ पैरासाइट की तरीके से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा species produces some enzyme like chitinases that degrade the cell wall of fungi। तो फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और ट्राइकोडर्मा काइटिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि काइटिन को डिग्रेड कर देगा तो फंगल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये हो गया इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। बेनिफिशियरी माइक्रोब्स कैन ट्रिगर द प्लांट्स ओन डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन देखने को मिलेगा कि कुछ बेनिफिशियरी जो गुड बैक्टीरिया या गुड माइक्रोब्स होंगे वो प्लांट के सिस्टम के साथ मिलके प्लांट को ट्रिगर कर रहे हैं कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट देखें तो माइकोपैरासिटिस्म में फंजाई जब दूसरे फंजाई पे अटैक करेगा दैट कंडीशन इज नोन एज माइकोपैरासिटिस्म। इसमें ट्राइकोडर्मा भी वेल नोन फंजाई है जो कि दूसरे फंजाई के ऊपर जब ग्रो करता है तो वो कंडीशन हो गई माइकोपैरासिटिस्म और ये अदर फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के, जैसे कि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज या बैसिलस और सीडोमोनास की स्पीशीज जो है वो फंगल पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब इसी को हम लोग एक टेबलेटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो डिफरेंट फंगल पैथोजन के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हैं। ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरीके से काम करते हैं। फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पिथियम, स्क्लेरोटिना इनको रिड्यूस कर रहे हैं। इन पैथोजन के अगेंस्ट ट्राइकोडर्मा स्पीशीज यूज की जा सकती है और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ, माइकोपैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड एंटीफंगल मेटाबोलाइट्स ये कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कि इन पैथोजन को ग्रो करने से रोकेंगे। वहीं बैसिलस सबटाइलिस बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से रोल प्ले करता है अगेंस्ट अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम, बोट्राइटिस एंड फाइटोप्थोरा। इनके अगेंस्ट बैसिलस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से वर्क करता है। और मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटीबायोसिस और कंपटीशन बेसिक मोड ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू बैसिलस वर्क करता है। इसी तरीके से ग्लियोकैडियम फंगस स्ट्रेन है जो कि पिथियम और राइजोक्टोनिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं और मोड ऑफ एक्शन माइकोपैरासिटिज्म, कंपटीशन या एंटी फंगल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। इसी तरीके से सीडोमोनास के स्ट्रेन फ्यूजेरियम, स्क्लेरोटिनिया या पिथियम के अगेंस्ट वर्क करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स और आईएसआर मैकेनिज्म। इसी तरीके से ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। कोनियोथायरियम, एम्पिलोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बिवेरिया बेसियाना ये कुछ और फंगल स्ट्रेन्स हैं जो कि इन टारगेट पैथोजन के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं और पैरासिटिस्म और एंटी फंगल या कंपटीशन इनकी मोड ऑफ एक्शन है। तो ओवरऑल अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करना चाहें तो हम किस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि प्लांट्स में कुछ ना कुछ डिजीजेस होती हैं जिनके की सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। अब इन डिजीजेस को जानने के लिए कि किस फंजाई से कौन सी डिजीज हो रही है तो कुछ फंगल पैथोजेंस हैं जो पर्टिकुलरली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। फंगल पैथोजेंस कौन कौन से हो गए, फ्यूजेरियम है, बोट्राइटिस है, फाइटोप्थोरा, पक्सीनिया और अल्टरनेरिया, राइजोक्टोनिया, पिथियम ये कुछ फंगल पैथोजेंस हैं जो कि वेरियस प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं। अब
इन फंजाई की पैथोजेंस जो है, इनकी अपनी लाइफ साइकिल होती है जिसके थ्रू ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर एनी हाउ स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होके न्यू प्लांट में या हेल्दी प्लांट में कॉलोनाइज करते हैं और डिजीज स्प्रेड करते हैं। अब इन डिजीज के मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों ने देखा कि डिजीज का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज, क्रॉप रोटेशंस, सॉइल सोलराइजेशन, फंजीसाइड, एप्लीकेशन ऑफ एनएसोटेबल फंजीसाइड्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। जहां बात आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की, तो वो कौन कौन से कॉमन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं? तो ट्राइकोडर्मा, बैसिलस, सीडोमोनास, बिवेरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये कुछ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट्स हो गए जो कि फंगल पैथोजन के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। और अगर ये यूज किए जा रहे हैं तो इनका जो की मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? एंटीबायोसिस, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ISR मींस इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस एंड माइक्रोपैरासिटिज्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये मटेरियल आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।